हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक विवाह से संबंधित है और उसी से संबंधित कुछ कुछ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुख्य सेविका की प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछले वीडियो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार की जड़ें विवाह में। कथन है, ए है हॉवेल का, बी है मर्डॉक का, सी है वेस्टरमार्क का, डी है बोगार्ट्स का। तो ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों कि विवाह की जड़ें परिवार में है न कि परिवार की जड़ें विवाह में है? तो ये है वेस्टरमार्क का। आंसर क्या हो जाएगा? सी, वेस्टरमार्क का यह कथन है। मर्डॉक ने क्या कहा है दोस्तों? तो मर्डॉक ने जो है विवाह की ये डिफिनेशन दी है कि विवाह जो है एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। विवाह क्या है दोस्तों? एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को ही विवाह कहते हैं। तो ये मर्डॉक ने कहा है। बोगार्ट्स ने क्या कहा है दोस्तों? बोगार्ट्स ने कहा है स्त्री पुरुष का जो है पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की ही संस्था माना है। विवाह को स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था बोगार्ट्स ने माना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है डिफिनेशन मर्डॉक का और बोगार्ट्स का। आप लोग ये तीनों डिफिनेशन जो है याद रखिएगा। ठीक है, वेस्टरमार्क ने विवाह की जड़ें परिवार में ना कि परिवार की जड़ें विवाह में, ये वेस्टरमार्क ने कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसने विवाह के 3 उद्देश्य प्राणीशास्त्री, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक बताए हैं? ए है मर्डॉक ने, बी है मैकाइवर और पेज ने, सी है रॉबिन्स ने, डी है मेलिनोवस्की ने। तो किसने कहा है दोस्तों? विवाह के 3 उद्देश्य प्राणीशास्त्री, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक किसने माना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेलिनोवस्की ने माना है। किसने माना है? मेलिनोवस्की ने माना है। मर्डॉक ने दोस्तों क्या है, मर्डॉक ने क्या कहा है? 3 उद्देश्य मर्डॉक ने भी माना है। इन्होंने 250 जो है समाजों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया और उसमें जो है विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से हैं? तो यौन संतुष्टि बताया है, मर्डॉक ने यौन संतुष्टि बताया है, यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण। ठीक है दोस्तों, मर्डॉक ने क्या माना है? यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग और बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण माना, ये मर्डॉक ने माना है। ठीक है दोस्तों, और रॉबिन्सन ने क्या माना है? रॉबिन्सन ने भी विवाह के 3 उद्देश्य माने हैं, वैध यौन संतुष्टि, वैध यौन संतुष्टि, सांस्कृतिक सुरक्षा, संस्कृति की सुरक्षा दोस्तों, संस्कृति की सुरक्षा रॉबिन्स ने माना है, और जो है भावनात्मक संतुष्टि, भावनात्मक संतुष्टि ये रॉबिन्स ने माना है। क्या माना है? वैध यौन संतुष्टि, संस्कृति की रक्षा और भावनात्मक संतुष्टि, ये रॉबिन्स ने माना है। ठीक है, विवाह के 3 उद्देश्य। मर्डॉक ने क्या माना है? अभी मैंने बताया कि मर्डॉक ने जो है यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, बच्चों का पालन पोषण और सामाजिकरण मर्डॉक ने माना है। तो ये तीनों दोस्तों आप लोग जरूर याद रखिएगा, 3 जो है उद्देश्य है विवाह के। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सर्वप्रथम बहुपति व बहुपत्नी विवाह का उल्लेख किया है? ए है मर्डॉक ने, बी है मजुमदार ने, सी है मैक्लेलन ने, डी है मॉर्गन ने। तो सर्वप्रथम बहुपति विवाह का उल्लेख किसने किया है दोस्तों? तो है मैक्लेनन ने किया है। किसने किया है? मैक्लेनन ने किया है। और इन्होंने जो है बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा भी कहा है, बहुपति विवाह को तिब्बती प्रथा भी कहा है। ठीक है दोस्तों, मैक्लेनन ने बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह का उल्लेख सर्वप्रथम किया है दोस्तों। और बहुपति विवाह जो है इन 2 प्रकार होते हैं, एक भातृक बहुपति विवाह होता है और एक अभातृक होता है। ठीक है, अभातृक बहुपति विवाह होता है। भातृक बहुपति विवाह को मैक्लेनन ने दोस्तों क्या कहा है? तो तिब्बती प्रथा का है, भातृक को तिब्बती प्रथा का है और अभातृक को नायर बहुपति विवाह माना है। ठीक है, मैक्लेनन ने। ठीक है दोस्तों, नायर बहुपति विवाह माना है। भातृक बहुपति विवाह को इन्होंने तिब्बती प्रथा माना है और अभातृक को नायर बहुपति विवाह का है। ठीक है दोस्तों, तो साथ में ये भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों,
भातृक बहुपति विवाह किस जनजाति में देखा जाता है? ए है टोडा में, बी है कोटा में, सी है नायर में, डी उपरोक्त सभी। तो भातृक बहुपति विवाह किस जनजाति में देखा जाता है दोस्तों? कहाँ पे देखने को मिलता है? तो टोडा में भी मिलता है, कोटा में भी मिलता है और नायर में भी मिलता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। भातृ बहुपति विवाह किस जनजाति में देखने को मिलता है? तो टोडा, कोटा, नायर सभी मिलता है। और अभातृक अगर पूछे तो कहाँ देखने को मिलता है? तो अभातृक टोडा और नायर दोनों में मिलता है। टोडा और नायर में भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, भातृक जो होता है तीनों में, टोडा, कोटा, नायर तीनों में भातृक बहुपति विवाह मिलता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पितृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह होता है। ए है टोडा में, बी है नापर या नायर, सी है कोटा, इनमें से कोई नहीं। तो पितृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह कहाँ होता है दोस्तों? किस जनजाति में देखने को मिलता है? पितृसत्तात्मक जो होता है तो वो है टोडा में। आंसर क्या हो जाएगा? एक टोडा में पितृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह देखने को मिलता है। और मातृसत्तात्मक नायर में देखने को मिलता है। मातृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह, मातृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि अभातृक बहुपति विवाह में टोडा और नायर आते हैं, जिनमें टोडा जो है पितृसत्तात्मक है अभातृक बहुपति विवाह, और नायर जो है मातृसत्तात्मक अभातृक बहुपति विवाह है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। ए है मर्डॉक ने कहा है, बी है मॉर्गन ने कहा है, सी बोगार्ट्स ने कहा है, डी वेस्टरमार्क ने कहा है। विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। तो अभी मैंने ऊपर ही इसके बारे में बात किया है दोस्तों। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये है सी बोगार्ट्स का है। किसने कहा है? बोगार्ट्स ने कहा है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। मर्डॉक के बारे में बताया कि मैंने कि मर्डॉक ने क्या कहा है? मर्डॉक ने कहा कि नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को ही विवाह कहा है। ये मर्डॉक ने कहा है। ठीक है दोस्तों, वेस्टरमार्क ने भी कहा है, क्या कहा है? कि विवाह जो है, विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में है। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। ए है हॉवेल ने कहा है, बी है मेलिनोवस्की ने, सी है वेस्टरमार्क ने, डी है मर्डॉक ने। तो अभी इसके बारे में ऊपर ही बात किया। तो ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? वही क्वेश्चन है, एक साथ रहते हुए नियमित यौन संबंध और आर्थिक सहयोग किसने कहा? मर्डॉक ने। आंसर क्या हो जाएगा? डी, मर्डॉक ने कहा है। दोस्तों बार बार स्टेटमेंट जो है आएंगे तो आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अलग से आगे देखते हैं, विवाह के कितने प्रकार हैं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार? ए है 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8। तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह के कितने प्रकार हैं दोस्तों? तो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं, जिनमें से 4 जो है अच्छे माने जाते हैं, अच्छे विवाह की श्रेणी में आते हैं, और 4 जो है खराब विवाह की श्रेणी में आते हैं। तो अच्छे में कौन कौन आते हैं? एक ब्रह्म विवाह आता है, ब्रह्म विवाह, दैव, प्रजापत्य और आर्ष विवाह। ये जो है 4 जो है अच्छे विवाह की श्रेणी में आते हैं, और 4 जो है कौन से 4 जो है खराब विवाह की श्रेणी में आते हैं? तो वो है, एक आता है असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच। ये जो है खराब विवाह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये निम्न विवाह की श्रेणी में आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं? ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य बताए हैं दोस्तों? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 3। कितने उद्देश्य बताए हैं? 3। कौन कौन से? धर्म, पहला धर्म है, दूसरा प्रजा है, तीसरा रति है। ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, धर्म, प्रजा और रति। ठीक है, ये के.एम. कपाड़िया के अनुसार है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है? ए है के.एम. कपाड़िया ने, बी है घुर्रे ने, सी है पी.एन. प्रभु ने, डी है मर्डॉक ने। तो किसने हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? सी, पी.एन. प्रभु ने हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार माना है। ये याद रखिएगा कि हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार किसने माना है? पी.एन. प्रभु ने माना है। ठीक है, कपाड़िया के बारे में अभी हम लोगों ने बात की है दोस्तों। कपाड़िया ने जो है ये विवाह के 3 उद्देश्य है,
धर्म, प्रजा और रति, कपाड़िया के अनुसार है। ठीक है दोस्तों। मौडा के एक पुस्तक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा, सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ये है, मौडा की पुस्तक है, 1949 में ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। घुर्रे की भी एक पुस्तक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। घुर्रे की पुस्तक क्या है? घुर्रे की पुस्तक है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये घुर्रे की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदू विवाह अधिनियम आया कब? ए है 1956 में, बी है 1955 में, सी है 1929 में, डी है 1856 में। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था दोस्तों? चैनल पर अगर नए आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो है सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1955 में आया था। कब आया था? 1955 में आया था हिंदू विवाह अधिनियम। 1956 में क्या आया था दोस्तों? तो 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है 1956 में आया था। और 1956 में भी इसी में दोस्तों स्त्रियों और स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। 1956 में स्त्री और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोध अधिनियम आया था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया था। ठीक है। और 1929 में क्या था? शारदा एक्ट आया था। क्या आया था? शारदा एक्ट, हरविलास शारदा के प्रयास से आया था 1929 में। ठीक है दोस्तों, जो बाल विवाह से संबंधित है। और 1856 में क्या आया था? 1856 में दोस्तों तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था। ठीक है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुस्लिम विवाह अधिनियम आया है कब? ए है 1938 में, बी है 1937 में, सी है 1939 में, डी है 1955 में। मुस्लिम विवाह अधिनियम कब आया था? तो मुस्लिम विवाह अधिनियम आया था दोस्तों 1937 में आया था। कब आया था? 1937 में जो है मुस्लिम विवाह अधिनियम आया था और इसी के तहत जो है मुस्लिम स्त्रियों को भी जो है संपत्ति में अधिकार दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1937 के एक्ट के तहत मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937 के तहत। 1939 में क्या हुआ था दोस्तों? तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम आया था। मुस्लिम विवाह विच्छेद एक्ट आया था दोस्तों 1939 में आया था। ठीक है। और 1955 जो है हिंदू विवाह अधिनियम से संबंधित है, हिंदू विवाह एक्ट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, रिवीजन इसीलिए करवा दे रहे हैं ताकि आप लोग को भूले ना। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैक्लेलन ने भातृक बहुपति विवाह को कहा है? ए है तिब्बती बहुपति विवाह, बी है नायर बहुपति विवाह, सी है ए बी दोनों, डी है कोई नहीं। मैक्लेलन ने भातृक बहुपति विवाह को क्या कहा है दोस्तों? अभी मैंने ऊपर ही बताया आप लोगों को कि भातृक बहुपति विवाह को मैक्लेलन ने तिब्बती बहुपति विवाह कहा है। ठीक है, क्या कहा है? तिब्बती बहुपति विवाह कहा है। और जो है अभातृक बहुपति विवाह को मैक्लेलन ने नायर कहा है, नायर बहुपति विवाह कहा है। अभातृक को बहुपति विवाह को नायर बहुपति विवाह कहा है मैक्लेलन ने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कन्या बाल हत्या निरोधक अधिनियम कब लाया गया था? 1829 में, 1856 में, सी है 1870 में, डी है 1961 में। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम तो 1870 में लाया गया था। कब? 1870 में लाया गया था। कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम लाया गया था। 1829 में क्या लाया गया था? 1829 में दोस्तों सती प्रथा निरोध
एक्ट लाया गया था 1829 में। सती प्रथा निरोध एक्ट लाया गया था किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लाया गया था। ठीक है, 1829 में सती प्रथा निरोध एक्ट लाया गया था। और 1856 में दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। और 1961 में क्या लाया गया था दोस्तों? तो 1961 में दहेज निरोध अधिनियम लाया गया था। ठीक है, 1961 जो है दहेज से संबंधित है दोस्तों, दहेज एक्ट से संबंधित है। दहेज निरोध एक्ट 1961 में लाया गया था। और इसे जो है संसद के द्वारा बनाया कब गया था दोस्तों? तो 20 मई 1961 को जो है संसद के द्वारा बनाया गया था। और 1 जुलाई 1961 को इसे लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कुछ धाराएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। धाराएं कौन कौन सी? तो धारा 2 जो है, धारा 2 में इसे दहेज को जो है परिभाषित किया गया है। धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है इसे धारा 2 में। और धारा 3 में जो है दहेज लेने और देने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई दहेज लेता है या देता है तो उसे कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना रहेगा दोस्तों। और जो है कितने साल की कारावास होगी? तो 5 साल की जो है कारावास होगा दोस्तों। ठीक है, 5 ईयर। और धारा जो है 4 में क्या है? तो धारा 4 में जो है यदि कोई जो है डिमांड करता है दहेज की तो उस पर जो है दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या है? कन्या बाल हत्या निरोध अधिनियम कब लाया गया था? तो 1870 में लाया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार और न्यासिता परिवार की अवधारणा विकसित किया है? ए है मैक्लेलन ने, बी है जिमरमैन ने, सी है लिपले ने, डी है मॉर्गन ने। आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और न्यासिता परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? तो वो किया है जिमरमैन ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी, जिमरमैन ने किया। ठीक है दोस्तों, आणविक परिवार, गृहस्थ परिवार और न्यासिता परिवार। लिपले ने क्या किया? स्तंभ परिवार की बात किसने की है? तो ये लिपले ने किया है। ठीक है दोस्तों, स्तंभ परिवार लिपले से संबंधित है। मैक्लेलन के बारे में ऊपर जो है बात हुई है दोस्तों, और मॉर्गन के बारे में भी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था। ए है बहराम जी एम मालाबारी के प्रयास से, बी है राजा राम मोहन राय के प्रयास से, सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, किसके प्रयास से? तो वो बहराम जी एम मालाबारी के प्रयास से। सम्मति आयु अधिनियम, साथ में इसे याद रखिए, सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1891 में जो है सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था। और किसके प्रयास से? तो बहराम जी एम मालाबारी के प्रयास से। ठीक है, राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या हुआ था दोस्तों? सती प्रथा एक्ट लाया गया था इनके प्रयासों से, 1829 में लाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ? ए है 1936 में, बी है 1869 में, सी है 1954 में, डी है 1937 में। तो पारसी विवाह और तलाक अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? ए 1936 में। कब? 1936 में पारसी विवाह और तलाक अधिनियम पारित हुआ था। 1869 किससे संबंधित है? तो भारतीय विवाह विच्छेद से संबंधित है दोस्तों, भारतीय विवाह विच्छेद एक्ट से संबंधित है। इसमें जो है ईसाइयों के तलाक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें ईसाई का तलाक होता है। ठीक है, ये एक्ट संबंधित है 1869 का एक्ट जो है। और 1954 जो है विशेष विवाह एक्ट से संबंधित है दोस्तों, 1954 जो है विशेष विवाह एक्ट। और 1937 जो है ये मुस्लिम जो है विवाह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1937, या इसे शरीयत या फिर इसे पर्सनल लॉ एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, 1937 को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। व्याख्या को दोस्तों ध्यान से सुना करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने कहा है? ए है चांडाल, बी है ईश्वर, सी है देव, डी है देवता। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को मनु ने क्या कहा है? तो चांडाल कहा है। आंसर क्या हो जाएगा? ए चांडाल कहा है। ठीक है दोस्तों, सेशन को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। भारतीय दास्तां, यहाँ पे क्या है? दास्तां है। ठीक है दोस्तों, भारतीय दास्तां
भारतीय दास्तां अधिनियम लाया गया? ए है 1961 में, बी है 1856 में, सी है 1829 में, डी है 1843 में। भारतीय दास्तां अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? दास्तां अधिनियम कब लाया गया था? तो 1843 में। आंसर क्या हो जाएगा? डी 1843 में भारतीय दास्तां अधिनियम लाया गया था। 1961 में दहेज, अभी ऊपर बात किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह, 1829 में सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोत्र का शाब्दिक अर्थ होता है? ए है गांव में रहने वाला, बी है गांव से संबंधित, सी है गायों को बांधने का स्थान, डी है नन ऑफ दीज। तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो गायों को बांधने का स्थान। आंसर क्या हो जाएगा? सी, गायों को बांधने का स्थान को क्या कहते हैं? गोत्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी है? ए है पीएन प्रभु ने, बी है कापाडिया ने, सी है मॉर्गन ने, डी है मर्डॉक ने। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा किसने दी है? तो ये दोस्तों ध्यान रखिए, अनुलोम विवाह है और प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा दी। अनुलोम विवाह को प्रतिबंधित विवाह की संज्ञा किसने दी है? तो कपाडिया ने दी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी, कपाडिया ने दी है। ठीक है, पीएन प्रभु के बारे में ऊपर बात किया कि इन्होंने हिंदू विवाह को क्या कहा है? धार्मिक संस्कार कहा है। हिंदू विवाह को धार्मिक संस्कार कहा है। ठीक है दोस्तों, धार्मिक संस्कार कहा है पीएन प्रभु ने। मॉर्गन किससे संबंधित है? इन्होंने परिवार का उद्विकाशी सिद्धांत दिया है दोस्तों। मॉर्गन जो है परिवार के उद्विकाशी सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, विवाह के दो नियम अंतर्विवाह और बहिर्विवाह का उल्लेख किया है? ए है बोगार्ट्स ने, बी है कपाडिया ने, सी है पीएन प्रभु ने, डी है मैक्लेलन ने। तो विवाह के दो नियम अंतर्विवाह और बहिर्विवाह, अपनी जाति में ही विवाह अंतर्विवाह और अपनी जाति से बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी व्याख्या किसने की है? तो वो किया है मैक्लेलन ने। आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैक्लेलन ने किया। किसने किया? मैक्लेलन ने अंतर्विवाह और बहिर्विवाह किया। अभी ऊपर हम लोगों ने किसके, मैक्लेलन के बारे में और क्या पढ़ा था? इन्होंने किसकी जो है सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया था? तो मैक्लेलन ने बहुपति विवाह का उल्लेख किया था, जिसमें जो है भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, जब व्यक्ति शरीयत को अनदेखी कर अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे कहते हैं? ए है निकाह, बी है मुताह, सी है बातिल, डी है फाशिद। तो जब व्यक्ति जो है शरीयत को अनदेखी करके अन्य धर्मावलंबियों से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो बातिल विवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा यहाँ पे, बातिल विवाह कह सकते हैं। अपने धर्म से बाहर धर्म में विवाह करते हैं तो बातिल विवाह कहलाएगा। ठीक है, मुस्लिमों में जो दोस्तों जो है 4 विवाह का उल्लेख है, निकाह, मुताह, बातिल और फाशिद। ठीक है, जिसमें से सबसे अच्छा विवाह जो है निकाह माना जाता है। ठीक है, मुताह को एग्रीमेंट जो है कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 है दोस्तों, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पारसियों में विवाह का स्वरूप प्रचलित है? ए है एक विवाह, बी है द्विविवाह, सी है बहुविवाह, डी इनमें से कोई नहीं। तो पारसियों में विवाह का कौन सा स्वरूप प्रचलित है दोस्तों? तो एक विवाह का। आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे हो जाएगा, एक विवाह का जो है स्वरूप प्रचलित है पारसियों में। और पारसी जो है विवाह एक्ट कब लाया गया था? तो कब लाया गया था दोस्तों? 1936 में लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1936 में लाया गया था दोस्तों, पारसी विवाह एक्ट लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग है जिसमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है? कथन है? ए है बोगार्ट्स का, बी है लूसी मेयर का, सी है रिवर्स का, डी है गिलिन व गिलिन का कथन है। किसका स्टेटमेंट है दोस्तों कि विवाह स्त्री पुरुष का ऐसा योग होता है जिनमें जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है? ये किसका स्टेटमेंट है? तो यह है लूसी मेयर का। आंसर क्या हो जाएगा? बी, लूसी मेयर का। बोगार्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है दोस्तों ऊपर ही। इन्होंने कहा कि इस विवाह जो है स्त्री और पुरुष का पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। ठीक है, और जाते जाते दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।